हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आपको मेरी कहानियाँ अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको पसंद आएगी। कहानी पूरी सुनने के लिए और कहानी का लुत्फ़ उठाने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। दोस्तों, हिमाचल का चंबा गाँव, यहाँ कई जातियों में ऐसी प्रथा है कि घर चाहे 10 आदमी हों, लेकिन बहू सिर्फ एक ही आती है। यह रिवाज इसलिए है क्योंकि घर में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े ना हों और सुख शांति बनी रहे। इसी प्रथा के चलते एक लड़की मंजू का रिश्ता उसके बड़े भाई ने दूसरे गांव के परिवार में तय कर दिया। इस गांव के समाज में यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। एक बहू लाते हैं और घर के सब बेटे उसे अपनी पत्नी बना लेते हैं। जैसे साझा चूल्हा होता है, ठीक उसी तरह सांझी पत्नी का चलन है। मंजू का रिश्ता जहाँ तय हुआ वह बहुत ही बड़े धनवान परिवार के लड़कों के साथ में था। वह 9 भाई थे। मंजू इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनकी जाति समाज का यही नियम रीति प्रथा होने की वजह से मंजू कुछ नहीं कर पाई। उसके अपने घर में 4 भाई थे, जिनकी शादी भी एक ही लड़की से करा कर लाए थे। उसके मम्मी पापा ने भी भाभी ने मंजू को समझाया कि शुरू-शुरू में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है, इसलिए फ़िक्र मत करना। मंजू ने कहा, मेरे मेरे तो 4 भाई हैं, इसलिए तुम किसी तरह एडजस्ट कर लेती हो, लेकिन मेरे ससुराल में तो 9 लड़के हैं, यानी मेरे 9 पति मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगी। भाभी ने भी दुःख जताया, पर इसमें हम लड़कियाँ कर ही क्या सकती हैं। यह तो सदियों पुरानी प्रथा चली आई है। अपनी तो दादी नानी, परदादी पर नानी तक के सबने यही निभाया है। अफ़सोस और डर के चलते मंजू शादी के दिन तक दुखी रही। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। यह सोचकर कि 9 पतियों को कैसे सँभालेगी, उसे रात-रात भर नींद नहीं आती थी। आखिरकार मंजू की शादी का दिन भी आ गया। 9 दूल्हों की बारात बड़ी धूम-धाम बाजे के साथ मंजू के दरवाजे पर आ गई। मंजू का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मंजू ने तो पहले ही रो-रो कर बुरा हाल बना लिया था। बारात आने पर 9 वरमाला 9 दूल्हों को पहनाई, फिर सब दूल्हों ने 9 मध मधु को मधुमाला मंजू को पहनाई। फिर शादी की रस्म में 9 दूल्हों ने मंजू की मांग 9 बार भरी और 9 लड़कियां वाला एक मंगलसूत्र उन्होंने मंजू को पहनाया। उसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम हुआ। फिर मंजू की विदाई हुई। मंजू के सभी पति और सास ससुर बहुत खुश थे, क्योंकि मंजू बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न कुशल लड़की थी। मंजू का असली इम्तिहान तो अब होने वाला था। जब शादी की रात का समय आया तो पहले सबसे बड़ा बेटा मंजू के कमरे में आया। मंजू दुल्हन बनी घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसके पहले पति ने उसके साथ रंगरलियां मनाई और फिर उस कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद मंजू दर्द से कराहती उठी और जैसे तैसे अपने आप का हुलिया ठीक करके फिर से घूंघट लेके स्टेज पर बैठ गई। इसी तरह एक जाने के बाद दूसरा पति, फिर तीसरा, फिर छोटा आते जाते गए। इसी चक्कर में रात के से सुबह के 10 बज गए। 9 पतियों के साथ सुहाग रात मनाने में मंजू पूरी तरह से बेजान हो गई थी। आखिर सास और ननद ने आकर मंजू को किसी तरह से ले जाकर यह बतलाया और तैयार करके बिठाया, क्योंकि उनके मोहल्ले की औरतें दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आने वाली थीं। मंजू को रात वाली हरकत से मन में इस प्रथा पर नफरत हो रही थी। यह कैसी प्रथा है जिसकी आड़ लेकर अनगिनत आदमी एक ही लड़की के साथ ऐसा जुल्मी व्यवहार करते हैं। उसे खुद पर घिन आ रही थी। वह पत्नी बनकर आई थी या फिर वेश्यावृत्ति के लिए लाई गई थी। देवदासी बनकर मंजू को बहुत दर्द तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। रोज़ रात भर उसे बुरी तरह रौंदा मसला जाता। रोज़ का सारा बदन तोड़कर उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। उसने अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करके बताया अपनी समस्या के बारे में, तो मम्मी ने समाधान से फ़ोन पर बात की और यह निष्कर्ष निकाला कि आज से एक रात में एक ही पति उसके साथ रहेगा। मतलब सप्ताह के 7 रात 7 बजे अलग-अलग सोएंगे और बाकी जो 2 सबसे छोटे भाई थे, उनके लिए सप्ताह में दोपहर का समय तय किया गया। अब मंजू की ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई और उसका जख्म, दर्द और कमज़ोरी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो गए। एक दिन मंजू अपने मायके मिलने गई तो अपने पापा से कहा कि वह ससुराल वापस नहीं जाएगी। उसे दिन रात मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह सुन पापा भैया बहुत भड़क गए। क्या कहा? लड़की को तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। ज़रा सीख ले अपनी माँ से, भाभी से, समझी और मंजू की बुरी तरह पिटाई कर डाली।
मम्मी और भाभी ने समझाया, धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा, आदत डाल ले, अपने समाज की यही प्रथा है, झेलनी तो पड़ेगी ही। अब रोने धोने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं, इसलिए जैसा भी माहौल है उसी में खुश रहना, जीना सीख ले। उसके बाद भैया ने मंजू को उसके ससुराल छोड़ दिया। उसके बाद मंजू ने भी इसे अपनी किस्मत मानकर सब स्वीकार कर लिया। कहते हैं ना, जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी से प्यार तो जरूर होता है। बस यही हुआ मंजू के साथ भी। उसके 9 पतियों में से सबसे छोटा दूल्हा अंकुश मंजू को धीरे धीरे प्यार करने लगा। अंकुश अभी कॉलेज कर रहा था। देखने भागने में तो सभी भाई बहुत अच्छे गबरू जवान थे, लेकिन दिल से पसंद तो मंजू को अंकुश ही था, क्योंकि बाकी पति तो ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते और पास आते, लेकिन अंकुश तो मंजू के दुख सुख का ख्याल रखता, उसकी हर बात ध्यान से सुनता और वह जो कहती वह मान जाता और उसकी फरमाइश भी पूरी तरह करता। इस तरह दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग और प्यार आने लगा था, लेकिन उन दोनों का प्यार बाकी पतियों को खलने लगा और उन सबको मंजू से खुंदस होने लगी। अपने भाई को तो वह सभी बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको मंजू से गिले शिकवे होने लगे थे। उनको लगता था कि मंजू बाकियों के साथ सिर्फ खाना पूर्ति करती है, लेकिन सही मायने में सिर्फ अंकुश का ही पूरा ख्याल रखती है। इसी खुन्नस के चलते उन्होंने अब बात बात पर मंजू को डांटना, मारपीट करना शुरू कर दिया था। मंजू अपने अंकुश के प्यार के खातिर उन उन सबका जुर्म बर्दाश्त करती रही। ऐसे में एक दिन मंजू के घर से बुलावा आया। उसकी भाभी को बेटा हुआ था, इसलिए मंजू को अंकुश स्टेशन से बस पर बैठाने अपनी बाइक पर ले गया था और वहीं पर दोनों ने साथ साथ भागने का प्लान बना लिया। अंकुश बोला, मुझे तुम्हारे दुख तकलीफ अब देखे नहीं जाते और मेरे अलावा कोई और तुम पर हाथ उठाए या तुम्हें छुए तो मुझे जलन होती है। मंजू ने कहा कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई छूता है तो कुछ घिन सी होती है। मैं तो हमेशा से किसी एक का ही सपना देखा करती थी, जो तुम हो। उसके बाद मंजू और अंकुश ने तय किया कि मंजू जब अपने पिता के घर से वापस आएगी तो मैं उसे लेने के बहाने घर से भगा ले जाऊंगा और तिजोरी से रुपए भी ले आऊंगा और दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। यही बात तय करके अंकुश ने मंजू को उसके चंबा गांव जाने वाली बस में बैठा दिया। सुबह से जो मंजू को बस बैठाकर अंकुश वापस घर आया तो शाम हो गई। अचानक शाम को मंजू के पापा ने मंजू के ससुर को फ़ोन किया और पूछा, भाई साहब, मंजू बेटे अब तक घर नहीं पहुंची, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, क्या आप लोग उसे नहीं भेजना चाहते? इस पर मंजू के ससुर फिक्र करते हुए बोले, अरे कैसे भाई, आप क्या कह रहे हैं? मंजू तो सुबह 8 बजे ही चंबा गांव जाने वाली थी और उसी बस में बैठ गई थी और उसे हम लोग बैठा के तो आए हैं। उसे तो दोपहर तक आपके घर पहुंचना चाहिए था। यहाँ से सिर्फ 4 घंटे तो दूर है आपका घर। हे भगवान, मंजू बेटी कहाँ रह गई? फिर उन दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। मंजू के दोनों परिवार वाले सरगर्मी से तलाश करने लगे, लेकिन सारी रात बेकार गई। अंकुश सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान था। उन दोनों ने तो कितने सुंदर सपने देखे थे आने वाले सुनहरे कल के बारे में। फिर अचानक क्या हो गया? अंकुश सभी घर वालों, हर रिश्तेदार, हर पहचान वालों के घर पता करने में पहुंचने लगा। मंजू के पापा और भैया भी हर रिश्तेदार और परिचितों में पूछने चले गए। रात भर तलाशने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। अंकुश ने तो दुख के मारे खाना पीना भी छोड़ दिया था। वह मंजू से सच्चा प्यार करता था। मंजू की गुमशुदगी ने उसे अंदर तक हिला दिया था। 2 दिन तक हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में पता किया। फिर थक हार कर मंजू के ससुराल वालों ने मंजू के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस भी मंजू की तस्वीर लेकर हर चौकी पर पता लगाने में लग गई। उन्होंने अपने करियर में मंजू के फोटो सर को लेट कर दिए। जिस किसी को पता चले वह तुरंत सूचित करे। मंजू के ससुर ने ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 का इनाम भी घोषित करवा दिया। इसी तरह पूरे 4 दिन बीत गए मंजू को लापता हुए। अब तो दोनों परिवार हार चुके थे। मंजू की तलाश करते करते अब कुछ तो रो रो कर बीमार पड़ गया था। 5 दिन बाद चंबा गांव की चौकी से खबर आई कि गांव के बाहर वाली नहर से एक औरत की फूली हुई लाश बरामद हुई है। क्योंकि मंजू की तस्वीर हर थाने में पहुंच गई थी, इसलिए उस फूली और बुरी तरह जल चुकी लाश का चेहरा थोड़ा थोड़ा मंजू के चेहरे से मेल खाता था। इसलिए पुलिस ने तुरंत मंजू के पापा और ससुर दोनों को फ़ोन करके बुलवाया। जब दोनों परिवार के लोग मुर्दा घर पहुंचे तो उस लाश के फट्टे गले गले कपड़े और उसके दाएं हाथ पर बने त्रिशूल के गोदने से मंजू की पहचान हुई। वह त्रिशूल बचपन में मंजू ने गांव में के मेले में जिद करके बनवाया था। दोनों परिवार रो रो कर बेहाल हो गए। सास ने बताया कि जाते वक्त मंजू सारे जेवर पहनकर गई थी, लेकिन
लाश पर तो कोई भी जेवर नजर नहीं आया। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद मंजू की लाश उसके ससुराल वालों को दे दी। अंकुश तो और दुखी और ज़्यादा बीमार हो गया था। मंजू इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब सवाल वही खड़ा था कि आखिर उस मासूम मंजू को मारा तो मारा किसने। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि मंजू की मौत गला घुटने से हुई है, लेकिन क्या मंजू के जेवर के लिए किसी ने गला घोंटकर मार डाला और सारे जेवर उतार कर फिर नहर में फेंक दिया। लेकिन फिर भी एक अहम सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था कि मंजू जब बस में बैठी तो गांव आने से पहले उतरी कैसे। मंजू की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन उसके कातिल का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया था। इस तरह से एक महीना गुजर गया। अब तो सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मंजू के कातिल को कभी ढूंढा भी जा सकेगा। कोई सबूत है, कोई जानकारी भी तो किसी के पास नहीं मिल पाई थी। कहीं ना कहीं इसी तरह से दिन गुजरने लगे और मंजू की कहानी खत्म हो गई। सब लोग मंजू को भूल चुके थे, लेकिन हम कुछ ही यादों में मंजू की अभी भी जिंदा थी। एक रात 2 बजे के करीब अंकुश का मकान के पीछे कुछ खटकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अंकुश का कमरा ही आखिरी कमरा था और उसके पीछे मकान की खुली जगह थी। जहाँ कुछ खटपट की आवाज़ से अंकुश की नींद टूटी। उसे शक हुआ कि वहाँ कोई चोर तो नहीं आया। अंकुश ने अपने कमरे की खिड़की को थोड़ा सा खोलकर देखा तो वह भौचक्का सा रह गया, क्योंकि वहाँ उसे बड़े भैया बैठे इस जमीन से कुछ खुदाई कर रहे थे। अंकुश ने पहले सोचा कि भैया से पूछ लेता हूँ यहाँ इतनी रात गए क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, अगर कोई बताने वाली बात होती तो भैया इस तरह से आधी रात को अकेले छुप कर गड्ढा नहीं खोद रहे होते। इसलिए उसने कोई आवाज़ किए बिना खिड़की फिर से बंद कर दी और अपने बिस्तर पर आकर सो गया। उसे रह रहकर यही सवाल सताया जा रहा था कि भैया इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे थे। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद अंकुश उठा और फिर कमरे से बाहर की खिड़की जरा सी खोलकर देखी। अब की बार वहाँ कोई नहीं था। चुपके से वह अपने कमरे का पीछे दरवाज़ा खोला और एक खुरपी ढूंढकर उसने बाहर लेकर आया और ठीक उसी जगह गड्ढा किया जहां उसके भैया ने पहले से ही गड्ढा किया हुआ था। लगभग 20 मिनट तक मिट्टी हटाने के बाद अंकुश को एक लाल कपड़े में बंधी हुई कुछ चीज़ें दिखाई दी। अंकुश ने छोटी सी लाल पोटली लेकर वह गड्ढा फिर से भर दिया और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सोचा चलो देखते हैं भैया ने इसमें क्या छुपा के रखा है। जैसे ही अंकुश ने लाल पोटली खोली, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वह सर पकड़कर वहीं धड़ाम से बैठ गया और लगातार उसकी आंखें बहने लगीं। अरे ये तो मंजू के जेवर हैं जो उसने अपने मायके जाते वक्त पहन रखे थे। तो इसका मतलब मेरी मंजू को भैया ने ही मार डाला है। अंकुश का दिमाग चकरा गया और उसे पिछली सारी बातें याद आईं। भैया ही थे जो घर में मंजू से सबसे ज़्यादा मारपीट और गुस्सा किया करते थे। फिर भी उसने कभी कोई फैसला लेने से पहले एक बार पुलिस को सच सच बताना जरूरी समझा और सुबह होते ही वह अपनी बाइक लेकर पुलिस स्टेशन चला गया और सारी बात बताकर मंजू के गहने दिखाए। पुलिस ने अंकुश के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसके माँ बाप ने उसे अपनी दौलत से बेदखल कर दिया था कि इसके पैरों में बेड़ियां मत डालो, औरत भी इंसान है, उसकी इज्जत करो, उसे संवारो संभालो, तभी हम संभल पाएंगे, खुद भी उज्जवल होंगे और सारा देश उज्जवल बनाएंगे। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ आजकल कई गाँव में होती रहती हैं जहाँ पर पत्नी की कोई इज्जत नहीं होती, महिला की कोई इज्जत नहीं होती, बस उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ऐसी कहानियों को ज़रूर पोस्ट करें ताकि सब में जागरूकता फैले और ऐसे भेड़ियों को इस दुनिया से, इस देश दुनिया से निकाल कर फेंक देना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी सच्ची और अच्छी कहानी तक। जय हिंद, जय भारत।